जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें, मीरे एसेट की बात करें, या फिर हम बात करें निप्पॉन इंडिया, तीनों ने ही खरीदारी की है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाए। देखिए, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी शेयर को आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इस शेयर के बारे में क्या चल रहा है, कंपनी क्या काम करती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अपडेट मिल रही है आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आज देखनी है, कल खरीद लेना है, उससे पैसा नहीं बनने वाला। यहाँ पर आइए, आप नॉलेज लीजिए, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। एटलीस्ट आपको मालूम हो कि कंपनी काम क्या करती है। चलिए, तो बात करें इस कंपनी की जिसके बारे में बात करने वाले हैं। नाम इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं, कंपनी का नाम क्या है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि एफआईएस की होल्डिंग कितनी होती थी इस कंपनी के अंदर। 0.95%, बढ़कर कितनी हो गई 1.16, और फिर कितनी हो गई 4.31%। चलिए, यहाँ पर हम खेल देखते हैं डीआईएस का। डीआईएस की हिस्सेदारी कितनी होती थी 0.05% की, अब कितनी हो गई है 8.90%। समझ लीजिए, लगभग 9% की हिस्सेदारी हो गई है, जहां पर 0.05%, आधा परसेंट की भी हिस्सेदारी नहीं थी, वहां पर आज की डेट में 8.90% की हिस्सेदारी हुई है। ठीक है, तो इस शेयर से बहुत सारे लोग डर रहे हैं। लेकिन अब यही देखिए कि आपके पास उतना डेटा नहीं है, आपकी रीच उतनी नहीं है, मेरी भी रीच उतनी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो बड़े प्लेयर ने, डीआईज ने कुछ ना कुछ तो इस शेयर के अंदर देखा होगा जो खरीदारी की है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की हिस्सेदारी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.51%। और यहाँ पर मीरे एसेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड है सब। यहाँ पर देखेंगे 2.09%। और यहाँ पर देखेंगे निप्पॉन लाइफ, इसकी भी हिस्सेदारी कितनी है 1.76%। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई। पब्लिक की भी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ी है, देख सकते हैं आप, 10.91% से 12.08% की हिस्सेदारी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। एफआईडीआईएस ने यहाँ पर खरीदारी की है। जी, हम भी खरीद लें क्या? देखिए, इसके बारे में मालूम नहीं कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कंपनी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि यहाँ पर खरीदा है, आप अपना लॉजिक दिमाग लगा सकते हैं। नाम है अदानी बिल्मर। ठीक है, अब इसका नाम हो गया है AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड। अदानी बिल्मर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर बिल्मर ने उसको लगभग यहाँ मान के चलेंगे कि सारी हिस्सेदारी यहाँ पर बिल्मर के पास आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एडिविल ऑयल, यहाँ पर देखेंगे एडिविल ऑयल के अंदर कंपनी काम करती है। फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एसेंशियल के अंदर कंपनी काम करती है। क्या काम करती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस कंपनी से, यानी कि जब अदानी था यहाँ पर, अब वो हिस्सेदारी पूरी बेचने वाले हैं, तो यह फूड एंड एफएमसीजी का बिजनेस जो था, फूड एंड एफएमसीजी का जो बिजनेस था, वो यहाँ से निकलने वाला है। वो डिमर्ज होने वाला है इसके अंदर से। और जब वो डिमर्ज होने वाला है तो वो बिकेगा भी नहीं यहाँ पर। तो बिकेगा कौन सा? एडिबल ऑयल का। तो ये कंपनी जो जानी जाती है अदानी बिल्मर, ये सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसके बारे में ही जानकारी आपको पहले होनी चाहिए कि अदानी जो बिल्मर कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये ऑयल के बारे में, ऑयल के अंदर बड़ा बिजनेस यहाँ पर ग्लोबली कंपनी काम करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर कि ये जो ऑयल बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्लोबली काम करती है, और इंडिया के अंदर भी काम करती है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा चार्ट पैटर्न थोड़ा सा मालूम आपको होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे कि लगातार इसके अंदर गिरावट ही गिरावट है। कभी इसके अंदर तेजी हुई थी 344 रुपये से, शेयर सीधा सीधा तेजी दिखाते हुए 800 रुपये पहुँच गया। 800 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है, और ये गिरते गिरते पहुँच जाता है नीचे। अभी 6 महीने के अंदर ही देखिए कि बड़ी गिरावट इसके अंदर होती है, फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की तरफ तेजी बनती चली जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे 235 रुपये से सीधा सीधा इसने तेजी दिखाई यहाँ से, और कितना पैसा बना के दे दिया 20% का रिटर्न। लेकिन उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, इस तरीके से सिलसिला भी जारी है। यानी कि जो नीचे के लेवल से खरीद के ऊपर बेच रहा है उसी का पैसा बन रहा है फिलहाल। तो भी आगे देखते हैं कि ये शेयर कहाँ तक जाता है, क्या फिर दोबारा से 800 तक जाता है, नहीं जाता है, और किस तरीके से अब यहाँ पर हैंडल करेगा बिल्मर, वो देखने वाली यहाँ पर बहुत बड़ी बात रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 34,000 करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों, जो फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर का जो बिजनेस यहाँ पर हट जाएगा, वो भी अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 4,993 करोड़ का बिजनेस दिया था, इतना रेवेन्यू उसका निकल कर आया था। उसके बाद देखिए 6,272 करोड़ का, कितना? 6,272 करोड़ का।
चलिए दोस्तों, कुल मिला के 6200 करोड़ का बिजनेस यहाँ से हट जाएगा, तो मार्केट कैप भी इसका कम हो जाएगा। और अब आगे का आपको लंबे समय का बिजनेस के बारे में, इसके बारे में आपको सोचना है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जो बिजनेस है ऑयल का, क्या वो ख़त्म हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। अब यहाँ पर बिल्मर इसको किस तरीके से आगे ट्रेंड करता है, वो समझने वाली बात एक रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें एडिबल ऑयल से इस कंपनी को कितना बिजनेस मिलता है, 75% का रेवेन्यू निकल कर आता है। कंपनी की अगर बात करें तो सनफ्लावर ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सारे ब्रांड फॉर्च्यून एंड किंग्स के नाम से बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल इसेंशियल। ठीक है, तो कंपनी ऑफर करती है ओलियो केमिकल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेरिक एसिड, सोप, नूडल्स, ठीक है। इसके अलावा बात करें ओलिक एसिड, ग्लिसरीन, और ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, इंक्लूडिंग सोप बनाने के अंदर, डिटर्जेंट बनाने के अंदर, कॉस्मेटिक, पॉलीमर, ठीक है, जो ब्रांड के नाम से बिकते हैं, अलाइफ, ठीक है। तो बात आपको मालूम होना चाहिए, फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो देखिए वो भी फॉर्च्यून एंड कोहिनूर के नाम से बिकता है। उसमें आपका हो गया आटा, चावल, बेसन, दाल, चीनी, शुगर, ठीक है। उसके अलावा आटा, सूजी, मैदा, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ से बिजनेस ये अलग होता हुआ नजर आएगा। एडिबल ऑयल की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 है ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, 19% का मार्केट शेयर रखती है, ठीक है। ओलियो केमिकल की बात करें तो नंबर 1 है, किसमें 34% का मार्केट शेयर है। स्टेरिक एसिड 18% का इन ग्लिसरीन के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जिस फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं, कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो नंबर 1 है, 27.5% का मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर नंबर 1 होना, अगर इसके अंदर एफएमसीजी और फूड को भी अगर हम निकाल देते हैं तो जो फील्ड के अंदर ये कंपनी काम करती है उसमें नंबर 1 है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। कमाल की बात यह है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, 15 तारीख को, 15 जुलाई, ठीक है। तो जी कब इस पे हम विचार बनाएं? देखिए, विचार बनाना एक अलग की बात है। पहले आप कंपनी के बारे में पढ़िए, देखिए कि कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस आगे दिखाती है, ये रिजल्ट्स देखिए कैसे आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों, अब Q1 के रिजल्ट्स तो 15 जुलाई को आएंगे, लेकिन उससे पहले के रिजल्ट्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने से किसी कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी आप देख नहीं पाएंगे। तो एक साल पहले 13,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 14,100 करोड़, 14,400 करोड़, उसके बाद 16,800 करोड़, उसके बाद 18,200 करोड़। मतलब कि मार्च तक की परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज देखें तो बढ़िया है। हाँ, कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। कंपनी के खर्चे ज़्यादा रहेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है पिछले 3 क्वार्टर की अपेक्षा। बस यही कारण है कि इस शेयर के अंदर तेजी नहीं बनी। नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लीजिए इस कंपनी का 191 करोड़ का, और पहले 3 क्वार्टर देखिए कितने शानदार गए हैं। बस यही कारण है कि खर्चे ज़्यादा हो गए, मार्जिन उतना अच्छा नहीं निकला, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंटिन्यूस रहता है या फिर कुछ भी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगला क्वार्टर भी अगर खराब आता है, ठीक है, उससे अगला भी खराब आता है, ठीक है। एटलीस्ट आपको मालूम तो होना चाहिए कि कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं वो 3 प्रोडक्ट नंबर 1 पर हैं। बस ये आपको मालूम होना चाहिए। रिजल्ट तो 3-3 क्वार्टर के बाद, क्या 10-10 क्वार्टर के बाद अच्छे आते हैं, 2-2 साल के बाद भी क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। देखिए, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, पॉलिसी बाजार को आप देख लीजिए। आप देखना चाहते हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं आपको जो बता के रखी हुई हैं पॉलिसी बाजार के अलावा। जोमेटो को आप देखिए, कितने लगातार नुकसान कंपनी ने दिया है, उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा इरेडा। इरेडा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि हम इसके अंदर फंसे हुए हैं, अब क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि क्वार्टरली जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो 5% गिरावट हुई है, और आने वाले टाइम में अगर ये 150 या 140 से भी अगर नीचे चला जाता है किसी वजह से, देखिए मालूम नहीं है जाएगा नहीं जाएगा, आगे वो मार्केट बताएगा, ठीक है, कि अगर ये नीचे की साइड में चला जाता तो उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी क्या रहेगी? क्या रहेगी? इस कंपनी के अंदर जो एनपीए बढ़ा है। एनपीए बढ़ा किससे है? आपको बताया था मैंने क्या कि 730 करोड़ का एनपीए हुआ है, किसका? जैनसोल इंजीनियरिंग का, ठीक है। मार्केट में पैसा दे दिया, वो लौट के नहीं आया, बस वही बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो एनपीए बढ़ा, एनपीए भी इस तरीके से नहीं बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 68% बढ़ गया, ठीक है।
क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे क्या ग्रोस एनपीए 68% बहुत होता है। एनपीए की अगर बात करते हैं, नेट एनपीए की अगर बात करते हैं तो 52% क्वार्टरली बेसिस पे। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई। ठीक है, समझ बात आ गई आपको? जी समझ में तो आ रहा है। हाँ बस यही समझिए सबसे पहले कि इस कंपनी के अगर हम परसेंटेज वाइज में भी देखेंगे कि इस कंपनी का नेट एनपीए, अगर ग्रोस एनपीए 4% तक पहुंच गया, नेट एनपीए कितना हो गया है? नेट एनपीए है 3%, 2%। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में जानी चाहिए। दोस्तों पूरे ही रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक साल पहले 1391 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1510 करोड़, 1600, 1900। देखिए परफॉर्मेंस तो देखिए आप 2025 तक। उसके बाद देखिए 1948 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू वाइज देखेंगे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट भी आप देखेंगे, सारा झोल झाल किस में हो गया? एनपीए की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो गई। एनपीए बढ़ जाएगा तो वो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 502 करोड़ से सीधा 247, 50% गिरावट हो गई है किसके अंदर? नेट प्रॉफिट के अंदर। और सीधा सीधा अगर हम देखें तो 2% के इस कंपनी के ग्रोस एनपीए होते थे। देखिए कितना? 2.19%। उससे पहले 1% से कम था। अब देखिए 2% हो गया, 4% हो गया। तो लोग घबरा जाएंगे, भाई कहाँ पर आपने पैसा दे दिया जो आपका लौट कर नहीं आ रहा पैसा। ठीक है, लेकिन हाँ कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो ये पॉइंट अगर आपको मालूम हो जाएगी हाँ कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं आने वाले टाइम में, तो आपको आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो समझ लीजिए ओवरऑल मिला के अगर देखें तो एक चीज़ पॉइंट और नोट कर लीजिए, इस कंपनी के अंदर इन सारी चीज़ों को मालूम होता है बड़े प्लेयर को मालूम होता है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि एफआईज ने 1.85, 1.74 अभी 3% की हिस्सेदारी कर ली है। डीआईज की बात करें 0.63 से सीधा कितना कर लिया है? 3% की हिस्सेदारी की है। और यहाँ पर माल बेचा है किसने? प्रमोटर ने। जब भी कभी प्रमोटर माल बेचता है तो आपको मालूम है कि अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीद ले तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। फिलहाल देखिए 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, अभी भी आप देखेंगे 30 रुपये के अकॉर्डिंग तो अभी भी ठीक ठाक ही है भाव। ठीक है, तो 300 रुपये तक इसने मारा, वहाँ से करेक्ट अच्छा खासा है, अभी 50% की गिरावट के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो लोगों की यही होप थी कि 200-250 रुपये तक पहुँचेगा, शायद अभी रुक जाए, काफ़ी दिन के बाद जाए। अभी शायद अभी आपको 3 महीने तक आपको वेट करना पड़े अगले क्वार्टर में क्या होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, क्या कि एनपीए बढ़ा है। ठीक है, एनपीए बढ़ा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वो प्रोविजनिंग भी हो जाती है, एनपीए हुआ है, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ होगा, पैसे तो दिए जाएंगे। एनपीए का मतलब ये नहीं कि पैसा मारा गया है, पैसा आ सकता है लौट के, लेकिन कुछ समय लग सकता है कि अभी वो पैसा लौटने का कोई चांस नहीं है। कंपनी ने पूरे जोर लगा लिए होंगे निकालने के पैसे, लेकिन निकला नहीं है तो एनपीए दिखाना पड़ा कंपनी को। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी को पैसा दिया है वहाँ से लौट के नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे फील्ड के अंदर कंपनी काम कर रही है, चलता रहता है, एनपीए ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई है। ठीक है, इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद।